नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसानों ने सरकार की तरफ से लिखित प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। आज शाम 5 बजे के आसपास किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। यानी मामला एक बार फिर से अटक गया है, सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले दिनों में अपने संघर्ष को और भी तेज करेंगे, यानी आंदोलन और भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ सरकार के लिए परेशानियां भी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएंगी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत जी इस वक्त लाइव आज तक पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टिकैत साहब, मामला तो अटक गया है क्योंकि आप लोगों ने सरकार के लिखित प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया है। अब संघर्ष का रास्ता चुन रहे हैं, आंदोलन आगे बढ़ेगा। किस तरह से आप आंदोलन को आगे ले जाएंगे और आगे रास्ता कहां से निकलेगा, कब तक चलेगा ये? देखो, रास्ता जो निकलेगा, 3 बिल सरकार को वापसी करने पड़ेंगे। वे आज कर दो, वे 2 दिन में कर दो, वे 10 दिन में कर दो, वे 2 महीने में कर दो। रास्ता जो जाएगा किसान के खेत का, वो रास्ता जो 3 बिल कैंसिल होकर ही जाएगा। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल में संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पूरे बिल इनको खारिज करने पड़ेंगे। ये अब जो बिल का सवाल है, ये देश के जो सीधे किसान है पूर्ण रूप से, वो उनके हाथ में अब कमान चली गई है। अब लीडरशिप के भी हाथ में कमान नहीं है कि कोई समझौता कर देगा, जब देश की जनता मान लेगी। मैं जहां पे बैठे शुद्ध किसान हैं, इन्होंने वे बिल नहीं पढ़े, लेकिन जो अपनी ये जीरी बेच के आए हैं, वो जीरी नुकसान में बेच के आए हैं। इनको पता चला है कि मैं दिल्ली में जाऊंगा, जो मेरी कणक का भाव कम है, मेरी मक्का का भाव कम है, वो दिल्ली में तय हो रहा है। मैं आज अपना हिसाब अपने आप लेने जाऊंगा। ये मेरे जो नौजवान मुंडे हैं, ये अपने जो बाप दादा को अनपढ़ रखा, उनसे खेत में काम करवाया, ये अपना हिसाब लेने आज दिल्ली में आए हैं। तो ये बगैर हिसाब लिए दिल्ली से जाएंगे नहीं। लेकिन सरकार कह रही है जो लिखित प्रस्ताव था उसमें क्या कुछ है, आप भी उस पर बात कीजिए। एमएसपी को लेकर जो सरकार कह रही है कि वो लिखित में एमएसपी के मिलने की बात को शामिल करने को तैयार है, उस पर क्या कहना है आप लोग? एमएसपी तो सबसे बड़ी मांग थी ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखो, वो एमएसपी पे भी हेरा फेरी कर रहे। नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी डिमांड है, और वे आज भी ये कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को, एमएसपी को हम हटाएंगे नहीं। वो हेरा फेरी जो कर रहे हैं ना, उसी में ही तो गड़बड़ है। हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने, प्राइवेट प्लेयर, जो भी प्राइवेट मंडी आ रही है, वो कम रेट पे खरीद ना करे। एक लिखित में कानून बना दो आप, उसमें कानून बनाना पड़ेगा उसके लिए। अगर कोई उससे कम पे खरीद करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। हमने ये उनको कहा है। और 3 बिल को कैंसिल करो। अगर एक बिल बनाना होगा तो फिर बढ़िया मिल बैठ कर बढ़िया बिल बना लेंगे। लेकिन जो सरकार आज लिखित प्रस्ताव लेकर सामने आई थी, जिसमें उन्होंने एमएसपी के बारे में भी कहा है कि हम एमएसपी पर आगे बढ़ने को तैयार हैं, जिसमें वो कह रहे हैं एपीएमसी एक्ट मतलब मंडियों को भी चालू रखेंगे, ये सब भी कहने को तैयार है। जो पराली वाला सजा बहुत ज्यादा सख्ती थी, उसको भी पीछे हट रहे हैं। तो ये सब सरकार की तरफ से प्रस्ताव आने के बाद भी आप लोगों का भरोसा क्यों नहीं जग रहा है? भरोसे की कमी क्यों हो रही है? नहीं, भरोसा नहीं। हमें ये है कि जो 3 बिल है, उसमें जो संशोधन पे कोई हम बातचीत अब करने को तैयार नहीं है। सब किसान संगठन जत्थेबंदी ने, पूरे देश के किसानों ने तय कर लिया कि वे बिल वापसी हो, उसी में ही मंडी है। जब बिल वापसी हो जाएंगे तो मंडी अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर प्राइवेट मंडी आएगी तो नए बिल में देखेंगे फिर। अभी तो पूर्ण रूप से इनको बिल वापसी लेना पड़ेगा। उन बिलों में क्या है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से किसानों ने अपने उससे जोड़ लिया है इसको, और इसकी जो बागडोर है, आम किसान ने इसको अपने हाथ में ले लिया है। अब टिकैत साहब, हम लोग भी आपको देख रहे हैं, कई सालों से उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि किसानों के कई आंदोलन होते रहे हैं, कई जगहों पर सड़क जाम, रोड जाम, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये काफी लंबा खिंचता चला जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि 12 दिसंबर को हम टोल जो प्लाजा है वहां पर आंदोलन करेंगे, फिर 14 को हम दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक करेंगे। ये किसानों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है, क्या ये सही है? ये लोग आ रहे हैं, जो दूर से किसान आ रहे हैं, जो जिस साइड से किसान आ रहा है वो भटका भाई। हम तो दिल्ली जाना चाहते थे ना। हमारे पूर्वज भी आज से 32-35 साल पहले दिल्ली वोट क्लब पे गए, हमको भी जाने देते भाई।
हमारे जो ट्रैक्टर आ रहे थे, क्या दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर ये नहीं चल सकते? इनको भी जा लेने देते वहां पे। अब जहां बैठ गए, हमने ये तय कर लिया कि अब जहां बैठ गए हम वहीं रहेंगे, जहां पुलिस हमको रोकेगी हम वहीं बैठेंगे। तो लोग आएंगे, राजस्थान के लोग आएंगे तो उनको यहाँ पर आ जाने दो, वे जिस साइड से आओगे तो वहीं बैठेंगे ना। वे टिकैत साहब, आपने अपने पूर्वजों की बात की, आपने अपने पूर्वजों की बात की, आपका तो की कोई गुंजाइश नहीं रही जी। उनका तो पूरा आंदोलन ही यही था कि ये मंडी सिस्टम खत्म हो, खुले बाजार में किसानों को अपनी फसल बेचने की इजाजत हो। यही तो आपकी लड़ाई थी ना पहले। नहीं तो हम भी तो कह रहे हैं, अगर प्राइवेट प्लेयर आ रहा है तो जो सरकार ने रेट तय कर रखे है उससे कम पे कैसे खरीद लगाओ। देश हमारा देश है, सरकार ने रेट तय कर रखे हैं, एमएसपी सरकार ने लागू करी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये कम से कम है, न्यूनतम है। इससे कम पे जाएगा तो किसान को नुकसान होगा। आप उस पर कानून लेकर आ जाओ ना। प्राइवेट आदमी आएगा, वो यहाँ से लूट करेगा तो किस तरह के प्रावधान है उसमें कि कोई भी व्यापारी आएगा, वो अपना पैसा लगाएगा और वो इकट्ठा करेगा, कितना भी वो होल्डिंग कर सकता है। आप गुड़गांव में से लगाकर आप वहां उधर तक देखो, आप कितने बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं इन्होंने, व्यापारियों ने अलग से पूरी रूप से ट्रेन लाइन अपनी डाल रखी है। तो आएंगे गोदाम बनाएंगे, इनका इरादा क्या है? ये क्या हिंदुस्तान से माल को खरीदेंगे या विदेश से भी लाएंगे? ये अगर आप देखोगे इनके जो बड़े बड़े वेयर हाउसिंग है, जो प्राइवेट वेयर हाउसिंग बने हैं, वे पूर्ण रूप से पोर्ट से लगाकर गुड़गांव में तक बना रखे हैं इन्होंने। तो सरकार एमएसपी पर अलग से लिखित कमिटमेंट दे, वो आपको नहीं चाहिए। नया कानून चाहिए जिसमें एमएसपी कानून का हिस्सा हो। कानून चाहिए, गारंटर कानून, गारंटी चाहिएगी। तो हाल ही में आपने पंजाब की क्या गलती थी कि ये 600-800 रुपए में मक्का बेचेगा? लेकिन ये सवाल बार बार उठता है ना कि इतने सालों से भी एमएसपी को लेकर कहीं पर कोई कानून तो था ही नहीं। तो ये जो कहा जा रहा है कि एमएसपी हटा दिया, हटाने की तो कोई बात ही नहीं थी। एमएसपी किसी लिखित कानून में तो पहले से नहीं था ना। नहीं तो जब नए, मैं ये कह रहा कि अब नए कृषि सुधार बिल लेकर आए हैं ये, तो इसमें क्यों नहीं जोड़ा? मेन तो कानून का भी मसला उसका था ना, एमएसपी का भी मसला, उसमें जोड़ा क्यों नहीं इन्होंने? ठीक है, मतलब उसको तो बगैर रखोगे, सरकार कंपनियों को लूट का रास्ता खोल लेंगे, किसानों पे देश में लॉकडाउन करेंगे, नए बिल लेकर आओगे आप, किसानों से आप बुझोगे नहीं। क्या किसी किसान से जो ग्राउंड रिपोर्ट थी उससे बुझा के उसके हालात क्या है? आप हमारा तो हिसाब करवा दो, हम तो अपना हिसाब मांगने आए। जो हमारे जो बच्चे हैं वे हिसाब मांगने आए, जिनको ये कहते हैं कि पैंट पहन के आ रहा है ना, वो हिसाब मांगने आया। हमारे बुजुर्ग वालों को तो रखा खेत में काम करने के लिए, जंगल तोड़ने के लिए। क्या आप तो जंगल तोड़ो, खेती करो और देश को अनाज दो। 1967 में पहली बार देश में लेवी लगी कनक, उन्हें 76 रुपए क्विंटल का रेट भारत सरकार ने तय करा। जो मास्टर था, जो टीचर था, उसकी सैलरी 70 रुपया थी। वो एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। भट्टे की जो अब्बल ईंट थी वे 30 रुपए की 1000 आती थी। हम 1 क्विंटल गेहूं बेचते थे और 2500 भट्टे की ईंट ले आते थे हम अपने मकान बनाने के लिए। सोने का भाव 200 रुपया तोला था। ये बुजुर्ग और बैठे, कोई ज्यादा लंबी बात नहीं है, हमारा हिसाब करवा दो, हम चले जाएंगे। आज भी हमें 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना दिलवा दो, हम चले जाएंगे घर पर वापसी। हम सरकार को टैक्स भी देंगे, सारी चीज देंगे। हमारे बुजुर्गों के साथ में जो इनको अनपढ़ रखा, स्कूल नहीं खोला, हमारी बातचीत हुई और हमने उनको बिल्कुल साफ ये कहा कि आप, हमें बदलाव नहीं चाहिए, आप इन कानूनों को वापसी ले लो, एक नया बिल बना देंगे। भाई भूमि अधिग्रहण बिल जो बना वो सब लोगों की सहमति से बना। कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस की सरकार थी, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा महाजन थी, वो बीजेपी से थी। हम लोग भी बैठते थे और एक ड्राफ्ट वहां पे जाकर देते थे सुमित्रा महाजन के सामने। हम भी गए, अपना प्रस्ताव हमने रखा, वो उन्होंने माना और पूरा सरकार ने माना और एक बेहतरीन भूमि अधिग्रहण बिल देश में बना। अगर उसको ठीक तरह से लागू करा जाए तो इसी तरह से लेकिन उसका भी उतना ही विरोध हुआ। तो जमीन अधिग्रहण बिल का भी तो बहुत विरोध हुआ था। देश में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी की जरूरत है, जब ही तो नया बिल बना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने जब अमित शाह से, गृह मंत्री से बात की, उसी बिल में गृह मंत्री ने किन बिंदुओं पर, ठीक है एक बार उस चर्चा को समझे क्योंकि उसी से
समझ में आएगा कि समझौता और सुलह की परिस्थिति बन रही है या नहीं। आपने क्या क्या बातें कही गृह मंत्री से और किन बातों पर उन्होंने रिस्पांस दिया, हाँ ना, क्या कहा उन पर? हमने ये कहा कि आप इन बिलों को वापसी ले लो। उन्होंने कहा कि हम एक बढ़िया ड्राफ्ट बना के आपको कल भेजते हैं। तो हमने कहा भी जो ड्राफ्ट बनाओगे उस पर हम सलाह कर लेंगे। अमित शाह भी थे, मंत्री, सब लोग मंत्री थे, उसमें नरेंद्र सिंह भी थे, पीयूष गोयल भी थे, हम लोग भी थे, 13 लोग थे जो कमेटी ने वहां पर डिसाइड करके भेजा था। और एक अच्छे उसमें बातचीत हुई। ये भी उन्होंने कहा कि आपका आंदोलन पीसफुली है और कोई उस तरह का वो नहीं है, अपने आंदोलन को पीसफुल आप चलाओ उसको, और हम एक ड्राफ्ट भेजते हैं। हमने कहा कि आप ड्राफ्ट भेजो, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो उन्होंने ड्राफ्ट भेजा, ड्राफ्ट को पढ़ा गया। तो ड्राफ्ट में ये हमको उम्मीद थी कि बिलों को वापसी लेने की बात करेंगे, वो उसमें थी नहीं कहीं। और सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि बिल वापसी हो जाए शांतिपूर्ण तरीके से। हम इसका हल चाहते हैं, हम बातचीत से हल चाहते हैं। और जो किसान यहाँ पे आया है ये कोई इसी देश का किसान है। ठीक है। पंजाब जब तो बहुत बढ़िया लगता है, जब देश में गेहूं की कमी थी 2007 में, और जब बात हुई पंजाब, भारत सरकार ने जब बात करी कि पंजाब हमको गेहूं दे दें, आज पंजाब, हरियाणा, इन स्टेटों ने हम गेहूं दिया देश को। 2007 के बाद में आज भी देश में गेहूं की कमी नहीं रही। तो ये यही तो स्टेट थी, यही तो किसान था। हमको तो जो सरकार चाहिए हम उत्पादन करके देंगे ना उनको। ठीक है, एक आखिरी सवाल भाव तो दे दो हमको। जाके बुझोतों के गांव में आपके हालात क्या है, कोई जाए तो एक बार हमारे पास। जी, एक आखिरी सवाल आपसे, अब आप लोग क्या चाहते हैं? तीनों कृषि कानून रद्द हो, ये तो आप बार बार कह रहे हैं, उससे कम में मानने को तैयार नहीं है। मेरा सवाल है उससे आगे क्या? फिर आप लोग चाहते हैं एक नया कृषि बिल बने और उस कानून में की ड्राफ्टिंग में, कमेटी में कौन कौन शामिल हो, क्या चाहते हैं आप? क्योंकि आपने कहा, एक सेकेंड, स्टेक होल्डर्स भी शामिल होने चाहिए, हर तरह के लोग शामिल होने चाहिए। कौन कौन शामिल हो उसमें नए कानून बनाने में? हो जाए अभी ये बिल वापसी हो जाए। किसानों को जिसको भी ये चाहेंगे वो शामिल कर लेंगे। पहले बिल वापसी हो जाए और नया ड्राफ्ट एक फिर बना लेंगे, एक बढ़िया ड्राफ्ट बनाएंगे देश के लिए, देश के किसानों के लिए। ये भी किसान अपना खुशी खुशी गांव बजाएंगे, सरकार ने हमारी बात मानी। ये किसान नाराज होकर इनको पीट के गोली चला के भेजोगे, दो ही रास्ते सरकार के पास है, या तो बिल वापसी कर लो और नहीं तो इन पर गोली चलाओ। बगैर उसके ना किसान जाएगा यहाँ से, और कोई गुंजाइश, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसी टकराव की स्थिति नहीं आनी चाहिए और भगवान न करे ऐसी परिस्थिति आए जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, क्योंकि सुलह समझौते का रास्ता खुलना चाहिए। ठीक है साहब? नहीं, हम तो उसी पे ही हैं। हम तो ऊपरले वाले पे वो करते हैं, वाहेगुरु जी का करते हैं कि ऊपरले वाला सतबुद्धि दे। क्योंकि देखिए टिकैत साहब, ये भी है ना कि देखिए आम लोग तो पिसते हैं ना इसमें, अलग अलग जगहों पर। अगर दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक होगा या टोल प्लाजा या तमाम सड़कें, दिल्ली वाले के लिए जो रोजमर्रा की चीजें आनी है उसमें दिक्कतें हो रही हैं, तो दिल्ली वालों की क्या गलती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। नहीं, कोई नहीं। हम यहाँ पे है तो यहाँ के बराबर के सब रास्ते खुले ही हैं, लोग आ जा रहे हैं और गांव के लोग पूरी सेवा कर रहे हैं जत्थेबंदियों की। जो किसान यहाँ पर आ रहे हैं और आवश्यक वस्तु, वो दूध का सवाल हो, सब्जी का सवाल हो, उसकी कोई कमी यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि वो भी किसान है। हम उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि दूध का किसान को हम रोकें, वो भी नहीं, वो भी यहाँ तय हो गया कि उनको भी हम नहीं रोकेंगे, ना सब्जी को किसी को रोक रहे और ना दिल्ली वासियों को हम कोई वो कष्ट देना चाहते हैं। दिल्ली के लोग तो आते हैं सब जगह देखने। दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा? ये वही तो है जो गाँव शान के यहाँ पर जरूरी है। करेंगे तो कई दिन की बात है, इतने तो सरकार बात करेगी कुछ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 12 तारीख का टाइम तो ऐसे ही तो दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टिकैत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज तक पर धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। तो आपने देखा उनका ये कहना है कि तीनों कृषि बिल सरकार वापस करे, नए कानून में और भी लोगों को शामिल करके एक अच्छा कानून बने, इससे कम पे मानने को तैयार नहीं है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जो बैठक चल रही थी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में, वो बैठक खत्म हो गई है। क्या कुछ जानकारी वहां से निकल कर आती है हम आपको लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। संशोधन प्रस्ताव एक तरफ किसानों को नामंजूर, जिसके बाद से कृषि मंत्री अमित शाह से मिलने गए थे। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी से खबर पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बैठक खत्म, चिंता का दिन है, क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या कुछ
आगे का कदम तय कर पाए इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल 2.5 घंटे बैठक चली है अंजना, तो कहीं ना कहीं सरकार ने रणनीति बनाई होगी। और कल अमित शाह ने, जो देश के गृह मंत्री और वो कल सरकार की तरफ से अगुवाई कर रहे थे, किसान संगठनों के साथ बातचीत की। उन्होंने ये कहा था कि हम नया प्रपोजल भेजेंगे। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई और बिंदु है, हम उस पर डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए और उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ आंदोलन वापस ले लीजिए। अब देखना यह है कि अगले दौर की बैठक होगी या नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि किसान संगठनों ने एक सिरे से जो है पूरे सरकार के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। उन्होंने जगह जगह अलग अलग डेट के कार्यक्रम जो है वो तय कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 2.5 घंटे की बैठक के बाद अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से क्या किसान संगठनों को एक बार फिर से जो है बैठक करने के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि ये कहा गया था कि अगर आपको प्रपोजल स्वीकार नहीं हो तो हम और चीजों पर विचार विमर्श कर सकते हैं जिन बिंदुओं पर आपको आपत्ति है। लेकिन किसान संगठन ये बात तो अड़ गए हैं कि तीनों जो कानून है, जब तक वो वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन समाप्त करने के लिए वो तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि सरकार किस तरीके से बीच का रास्ता निकालती है, क्योंकि 2.5 घंटे की बैठक हुई है तो कहीं ना कहीं अब इस पूरी मुहिम की कमान जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है। और अमित शाह के लिए कहा जाता है कि वो क्राइसिस मैनेजमेंट के गुरु हैं। जब भी संकट आता है तो वो निकल कर आते हैं, उस संकट को जो है वो खत्म करते हैं सरकार के ऊपर। अब देखना यह है कि अमित शाह किस तरीके का रास्ता निकालते हैं। क्या किसान संगठनों को फिर से एक बार बुलाया जाएगा बैठक के लिए, क्योंकि ये तय हुआ था कल कि प्रपोजल के बाद एक और बैठक होगी, यानी कि कल के लिए वो तक कहा गया था। क्या कल फिर एक बार जो है किसान संगठनों को बैठक के लिए बुलाया जाएगा, उनकी बातों को सुना जाएगा कि वो क्यों नहीं सहमत है सरकार के प्रपोजल से? अंजना, बिल्कुल संकट तो है और संकट का सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन अब कमान देश के गृह मंत्री के हाथ में। आपने सुना किस तरह से 2.5 घंटे की बैठक चली है कृषि मंत्री के साथ गृह मंत्री की। कल शायद फिर से किसानों के साथ चर्चा हो, गतिरोध खत्म करने की नए सिरे से पहल की शुरुआत हो। लेकिन आज आइए आपको दिखाते हैं, सरकार ने लिखित प्रस्ताव कई मुद्दों पर दिया था कृषि बिल को लेकर, बैठक की बाकायदा किसान संगठनों ने, लेकिन फिर बाद में उसे ठुकरा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी मर्जी जाहिर की। रिपोर्ट देखिए। अंतिम दौर की एक तरह से अगर बातचीत हो रही है या कोई निगोशिएशन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो ये वर्क इन प्रोग्रेस माना जाता है। जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। कृषि कानून में कुछ संशोधन के साथ किसान आंदोलन के विवाद को खत्म करने की उम्मीद लगाए बैठी सरकार को किसानों ने एक बार फिर बड़ा झटका दिया। सरकार की ओर से जारी प्रस्ताव को किसानों ने पूरी तरह से नकार दिया, वहीं आंदोलन को और बड़ा करने का ऐलान किया। जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। बीजेपी के नेताओं का भारत के स्तर पर सभी का हम घेराव करेंगे। हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान के वहां पर धरना प्रदर्शन होगा और 1 दिन का। और दूसरी जो दूर की स्टेट, साउदर्न स्टेट्स हैं, उनका भी 14 तारीख को पक्का निश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन होगा वो लगातार जारी रहेगा। 14 तारीख को पूरे देश के अंदर बड़ा आंदोलन होगा, हर जगह प्रदर्शन किए जाएंगे। 14 तारीख को, 12 तारीख को जयपुर हाईवे रोड है उसको रोका जाएगा और इसको जो टोल प्लाजे हैं इनको पर्चे मुक्त किया जाएगा। ये फैसला पूरे देश के अंदर लिया गया है और सब जगह पे इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए पूरे देश के अंदर कॉल दी जा रही है। कल किसानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की लंबी बैठक चली थी, जिसमें किसानों की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की गई और उस बातचीत के आधार पर सरकार की ओर से आज लिखित प्रस्ताव किसानों को सौंपा गया। नए कृषि कानून को लेकर किसानों की आशंकाएं खत्म करने के मकसद से इस प्रस्ताव में कुछ बड़े संशोधन सुझाए गए हैं। नंबर 1 और सबसे अहम बात एमएसपी पर लिखित गारंटी को लेकर है। दूसरा, विवाद की स्थिति में किसानों को सिविल कोर्ट जाने की छूट।
तीसरा, निजी मंडियों में समान टैक्स का प्रावधान। चौथा, निजी ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान। और पांचवां, किसानों की जमीन बंधक नहीं होने का स्पष्टीकरण। प्रस्ताव में सरकार की ओर से उम्मीद जताई गई है कि अब यह विवाद जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन किसानों ने सारी उम्मीदों को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार ने 6 बार चर्चा की है और सरकार संवेदनशील है, बहुत जिम्मेवारी से, और किसानों की समस्या के हल होने के दिशा में क्या किया जा सकता है ये सरकार ने देखा है, और इसलिए ये वर्क इन प्रोग्रेस है, होपफुली इन द लास्ट स्टेज। तो लेट अस वेट। ये फिर से वो प्रस्ताव, उसमें नया कुछ भी नहीं है। 5 तारीख को जो चर्चा हुई वही बात है, एक भी नई बात नहीं है, उल्टा और कुछ 1-2 बातों में सरकार पीछे गई है। पर अब बात बंगाल के मिशन की, और वो मिशन जिसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष खुद आज बंगाल कूच कर गए। जी हां, ममता के गढ़ में पहुंचे, जमकर हुंकार भरी। वहां पहुंचते ही ममता बनर्जी के खिलाफ टूट पड़े। ममता भी लड़ रही हैं, भिड़ रही है। बंगाल में छिड़ गई है तगड़ी लड़ाई। और अभी 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी, इस बात को हमको। अब की बार ममता और बीजेपी में आर पार। 30 तारीख को ईद मनाने की छुट्टी, और 30 के बाद आता है 5 अगस्त, जब भव्य राम मंदिर बन रहा होता है, तो उस दिन कर्फ्यू लगा देना। বাংলাকে গুজরাট বানাতে আমরা দেব না, দেব না, দেব না। মনে রাখবেন, মানুষ আছে সঙ্গে, তাই তৃণমূল থাকবে বঙ্গে। ममता बनर्जी पर जेपी नड्डा का जोरदार वार। जो बंगाल सोना और बंगाल के लिए जाना जाता था, आज वहां वायलेंस, करप्शन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद। बीजेपी का बंगाल मिशन ममता भी नहीं है कम। বলুন এনআরসি চাই না, এনআরসি চাই না, এনপিআর হচ্ছে না, এনপিআর করব না, এনআরসি হবে না, এনপিআর হবে না। बंगाल में 2 दिन के दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा। चार महीने बाद चुनाव पश्चिम बंगाल में। अब सवाल यही कि किस तरह से जेपी नड्डा 200 के पार का मिशन लेकर वहां पहुंचे भी तो सीधे ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर, वहां पर हमला बोला। तुष्टीकरण की राजनीति, ममता ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स पर हमला किया। बिहार में चुनावी जंग जीतने के बाद बीजेपी की नजर अब पश्चिम बंगाल पर है और अपनी ताकत का प्रचार कर रही है। गांव में लोगों की आस्था मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए बिहार में फिर से हम सरकार बना सकते हैं। और बिहार में चुनाव नहीं जीता हमने गुजरात के 8 में से 8 सीटें जीती, हमने उत्तर प्रदेश की 7 में से 6 सीटें जीती, हमने मध्य प्रदेश में 28 में से 21 सीटें जीती, हमने कर्नाटक की 2 सीट जीती, हमने तेलंगाना में दुबाका जीत लिया, धमाका कर दिया। बंगाल की सत्ता पर 10 साल से काबिज ममता बनर्जी को मात देने के लिए बीजेपी पूरे जोर शोर से जुट गई है और 200 सीटें जीतने का दावा कर रही है। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। मुझे याद है कि एक समय था 9 साल पहले हमारा वोट प्रतिशत 4 था। 2014 में हमारी सीटें हो गई 2 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 18 और 2019 में हमारा सीटें पहुंची 18 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 40 और अभी 2021 के चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। कोलकाता में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन बंगाल के तहत कोलकाता पहुंच गए हैं। कोलकाता में ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। भले ही हैदराबाद के चुनाव हो या बाकी स्थानीय या निकाय चुनाव, बीजेपी लगातार जीत हासिल कर रही है, जिसके बाद अब हौसले भी बुलंद हैं। पार्टी ये संभवतः जानती है कि आने वाले दिनों में बंगाल में फायदा हो सकता है, लिहाजा जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है, भले ही वो घर घर जाकर मिले या फिर अपने कार्यकर्ताओं से सम्मेलन करें। जेपी नड्डा ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव की प्लानिंग का पूरा खाका लेकर कोलकाता पहुंचे हैं। बीजेपी ने कोलकाता में चुनावी कार्यालय समेत वर्चुअल माध्यम से 9 कार्यालयों का उद्घाटन किया। हम आपको बता दें कि बीजेपी की आगे 38 और कार्यालय खोलने की योजना है। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी कार्यालय से चलती है, बाकी पार्टियां घरों से चलती हैं। There is a difference between an office and a कार्यालय। Office works from 10 to 5. कार्यालय वर्क्स 24/7/360। हर समय चलता है और कार्यालय संस्कार का केंद्र है। और मजेदार बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से चलती है और अन्य पार्टियों का कार्यालय घर ही उनका कार्यालय है, घर से पार्टियां चलती हैं। यह स्थिति आ गई। कोलकाता के कार्यालय में खड़े होकर जेपी नड्डा ने सीधे ममता बनर्जी पर प्रहार किया और ये ऐलान किया कि वो इसी कार्यालय से ममता बनर्जी को बंगाल से उखाड़ फेंकेंगे। विधान के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया है, इस कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। ये वो जगह है जहां से ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया गया है। ये वह चुनाव का बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी टीम 11 को रणभूमि में उतारा है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद भी मोर्चा संभाल लिया है। जेपी नड्डा ने कोलकाता से ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। 30 और 1 जुलाई को ईद आती है, ईद मनाना चाहिए, हम चाहते हैं मनाई जाए, हमें खुशी है। हमारी सरकार जहां जो होती है हम मनाते हैं, हम मनाने की इजाजत भी देते हैं। लेकिन 30 तारीख को ईद मनाने की छुट्टी और 30 के बाद आता है 5 अगस्त, जब भव्य राम मंदिर बन रहा होता है तो उस दिन कर्फ्यू लगा दिया जाता है। लेकिन 5 तारीख को लॉकडाउन क्यों लगाया? ममता बनर्जी के अभेद्य किले को ढहाने के लिए बीजेपी सीधे दीदी पर धावा बोल रही है। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर वार करते हुए कहा कि बंगाल अब बदहाल हो चुका है। जो बंगाल संस्कृति के लिए जाना जाता था, जो बंगाल विराट हृदय के लिए जाना जाता था, जो बंगाल सोनार बंगाल के लिए जाना जाता था, आज वहां वायलेंस, करप्शन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अपना पराया और इसके साथ साथ विकास के विरुद्ध काम करने की योजना बनने का काम ये टीएमसी की सरकार ने पकड़ा है। अगर मैं वायलेंस की बात करूं, आज सुबह हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया, कल हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया, 130 कार्यकर्ताओं ने जाने दे दी, 130 कार्यकर्ता। कोलकाता रैली में संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को असहिष्णुता का दूसरा नाम भी बताया कि अगर हम ममता जी को देखें तो जिसको बोलते हैं असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, दाई नेम इज ममता, ये दूसरा नाम है इनटॉलरेंस। हम आपको बता दें कि इस बंगाल में अपने चुनावी मिशन पर जेपी नड्डा सबसे पहले ममता बनर्जी के गढ़ में गरज रहे हैं। जी हां, नड्डा ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में रैली कर रहे हैं और इस चुनाव प्रचार अभियान को बीजेपी ने ममता के गढ़ में सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया है। अब भवानीपुर का पूरा समीकरण समझिए। भवानीपुर सीट पर लगभग 45,000 मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 90,000 बंगाली वोटर्स और 50,000 गैर बंगाली वोटर हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान इस क्षेत्र में बीजेपी मात्र 3,168 वोटों से पीछे रही थी। अब बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सहारा लेकर इस सीट पर ममता को शिकस्त देने की तैयारी में है।
बीजेपी ये बखूबी जानती है कि अगर उसे पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करनी है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के किले में सेंध लगानी होगी। भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी इससे कम नहीं है और ये भी जानती है बीजेपी की आने वाले दिनों में वोट सिर्फ रैलियों के जरिए नहीं आएगा, बल्कि इन छोटी छोटी गलियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से कम कुछ परिवर्तन आ सकता है। इसी तरह बीजेपी डायमंड हार्बर संसदीय सीट में आने वाले 7 विधानसभा सीटों में से कम 4 पर कब्जा जमाना चाहती है। बीजेपी ने इसके लिए जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में एक तरफ जेपी नड्डा का स्वागत हुआ तो दूसरी तरफ विरोध भी, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति पर ममता बनर्जी पर हमला बोला, उन्होंने कहा कि अपराध के आंकड़े भी छिपाती है ममता सरकार। ममता बनर्जी ने कहा बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया तो कुछ लोगों ने जेपी नड्डा को काले झंडे और विरोध के पोस्टर भी दिखाए। लोगों ने कृषि कानूनों को लेकर जेपी नड्डा के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार जब से भारत वर्ष में आई है तब से आप जीडीपी देख ले, तब से हिंदुस्तान का हाल देख ले। और यहाँ पर जेपी नड्डा साहब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ये काला कानून को वापस ले और धर्म की राजनीति बंगाल में ना करें। जेपी नड्डा के खिलाफ गो बैक के नारे लगे तो बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। विषय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ दौरा होगा, यहाँ कोई पुलिस सुरक्षा नहीं होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप सड़क पे उतार देंगे अकेले, इसी प्रकार कोई पुलिस नहीं है। ये किस प्रकार की सहिष्णुता है? इधर जेपी नड्डा कोलकाता में ममता बनर्जी पर गरजे तो उधर पश्चिम बंगाल के बोनगांव में ममता बनर्जी ने अपनी रैली में कहा कि वो बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगी। बांग्ला के गुजरात बनाते আমরা দেব না দেব না দেব না মনে রাখবেন মানুষ আছে সঙ্গে তাই তৃণমূল থাকবে বঙ্গে। ममता बनर्जी इस रैली में पार्टी की सांसद और सेलिब्रिटी नुसरत जहां को लेकर पहुंची थी। ममता बनर्जी ने लोगों के बीच खड़े होकर सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ भी बीजेपी पर हल्ला बोला। বলুন এনআরসি চাই না, এনআরসি চাই না, এনপিআর হচ্ছে না, এনপিআর করব না, এনআরসি হবে না, एनपीआर হবে না। बीजेपी ममता के किले को भेदने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं और इसीलिए बंगाल की राजनीति को समझने वाले मुकुल रॉय को भी बीजेपी ने अपने खेमे में खींच लिया है। तो जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाए कि बंगाल में क्राइम बढ़ रहा है और ममता कोई डेटा नहीं बताती हैं। फीमेल डोमेस्टिक क्राइम में सबसे आगे बंगाल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे आगे बंगाल, और बंगाल में भी टी स्टेट गार्डन में ट्राइबल्स सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहां होती है, सबसे ज्यादा वायलेंस यहां होता है, सबसे ज्यादा रेप केसेस यहां होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सफलता मिलने के बाद से बीजेपी को भी लगने लगा कि और अधिक मेहनत करने पर 2021 में ममता बनर्जी को उसी तरह से सत्ता से बाहर किया जा सकता है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, बोनगांव, आज तक। किसान आंदोलन के इस घमासान के बीच बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई राजस्थान से। कांग्रेस की वहां सरकार है, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पंचायत चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली। राजस्थान के पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में जिसकी सरकार उसके पक्ष में परिणाम की परंपरा टूट गई है और इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस हार गई है। 21 जिला प्रमुखों के लिए चुनाव में 14 पर बीजेपी और 5 पर कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 1 पर भारतीय ट्राइबल पार्टी ने कब्जा जमाया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल की पार्टी को नागौर में भी तीसरा स्थान मिला है, जबकि बाड़मेर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बराबर 18-18 सीटें मिली हैं। वहीं पंचायत चुनाव में 1833 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 1713 सीटों पर जीत मिली है।
कांग्रेस के सभी दिग्गजों के इलाके में कांग्रेस हार गई। देव अंकुर के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।